परिचय। बच्चों, आज हम हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन तथा पॉलीहेलोजन यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। सर, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? बेटा, रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन है जिससे नए पदार्थों का जन्म होता है। और पॉलीहेलोजन यौगिक क्या होते हैं सर? पॉलीहेलोजन यौगिक कार्बन के वो यौगिक हैं जिनमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु होते हैं। क्या तुम कोई उदाहरण दे सकते हो? सर, क्लोरोफॉर्म एक पॉलीहेलोजन यौगिक का उदाहरण है। शाबाश रोहित। अब हम हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना, हेलो एरीनों की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना, पॉलीहेलोजन यौगिकों का वर्णन करना। रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है: नाभिकरागी प्रतिस्थापन, निराकरण अभिक्रियाएं तथा धातुओं के साथ अभिक्रिया। नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या परमाणुओं का समूह एक नाभिकरागी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु से आबंधित होता है। क्योंकि हेलोजन परमाणु कार्बन से अधिक वैद्युत ऋणावेशित होता है, इसलिए कार्बन और हेलोजन के बीच ध्रुवीय प्रकृति का आबंध बनता है। कार्बन परमाणु पर उपस्थित आंशिक धनावेश के कारण नाभिकरागी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कार्बन से अभिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कमजोर नाभिकरागी हैलाइड आयन विस्थापित हो जाता है। वर्गीकरण। नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो विभिन्न प्रकारों से हो सकती हैं: द्विअणुक नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। इस अभिक्रिया का एक मुख्य उदाहरण एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा मेथिल ब्रोमाइड का हाइड्रोलिसिस है, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन ब्रोमीन आयन को प्रतिस्थापित कर देता है। गति अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इस अभिक्रिया की दर दोनों अभिक्रियकों एल्काइल हैलाइड एवं हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है, अर्थात दर निर्धारण पद में दोनों अभिक्रियक जिम्मेदार है। इस व्यवस्था के अनुसार हेलोजन वर्ग वाले कार्बन पर नाभिकरागी पीछे की दिशा अर्थात अवशिष्ट समूह के ठीक उलट दिशा से हमला करता है। हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन के एक युग्म को कार्बन में प्रविष्ट कराता है। इस इलेक्ट्रॉन के युग्म के साथ जिसने ब्रोमीन को कार्बन परमाणु से आबंधित किया हुआ था, ब्रोमीन दूर हटना आरंभ कर देती है। अभिक्रियाशीलता क्रम में प्राथमिक हैलाइड सबसे पहले, तत्पश्चात द्वितीयक हैलाइड और सबसे अंत में तृतीयक हैलाइड आते हैं। एकाण्विक नाभिकरागी प्रतिस्थापन SN1। ये दो चरणों में पूरी होने वाली अभिक्रिया है। प्रथम चरण में धीमा मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, जो द्वितीय चरण में अभिकर्मक नाभिकरागी से संयुक्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, प्रथम चरण में ध्रुवीय कार्बन एवं हेलोजन अर्थात ब्रोमीन आबंध के धीमे विदलन के परिणाम स्वरूप कार्बोकैटायन एवं ब्रोमाइड आयन उत्पन्न होते हैं। द्वितीय चरण में इस प्रकार निर्मित कार्बोकैटायन पर नाभिकरागी के द्वारा आक्रमण होता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण होती है। अभिक्रिया प्रथम कोटि की बल गतिकी का अनुसरण करती है।
SN1 एवं SN2 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू। समतल ध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवण गुणकता। कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाने पर ये इसे घूर्णित कर देते हैं। ऐसे यौगिकों को ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। ध्रुवणमापी नामक उपकरण से इस घूर्णन की दिशा एवं मात्रा को मापा जा सकता है। यदि यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है तो उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक अथवा डी रूप कहते हैं। इसे घूर्णन कोण से पूर्व धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा देता है तो उसे वाम ध्रुवण घूर्णक अथवा एल रूप कहते हैं। इसे घूर्णन कोण से पूर्व ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के धन तथा ऋण समावयवियों को ध्रुवण समावयवी कहते हैं तथा इस परिघटना को ध्रुवण समावयवता कहते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू। आणविक, असम्मितता, कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप। यदि कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी भिन्न हों तो परिणामी अणु की सम्मितता भंग हो जाती है। ऐसे कार्बन परमाणु को असम्मित कार्बन परमाणु या त्रिविम केंद्र कहते हैं। अणु की असम्मितता इस प्रकार के कार्बन यौगिकों में ध्रुवण घूर्णन के लिए उत्तरदायी होती है। वो वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अधिरोपित नहीं होती कायरल कहलाती है तथा इस गुण को कायरलता कहते हैं। एक कायरल वस्तु को द्विसम्मित भी कहते हैं। उदाहरण के लिए दायां एवं बायां हाथ असम्मित है और अधिरोपण योग्य नहीं है। वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अधिरोपित हो जाती हैं एकायरल कहलाती हैं। जिन समावयवियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित ना हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंबों की तरह होता है उन्हें प्रतिबिंब रूप कहते हैं। प्रतिबिंब रूपों के भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, विलयता, अपवर्तनांक आदि समान होते हैं। इनके ध्रुवण घूर्णक की मात्रा समान परंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात में मिश्रण का ध्रुवण घूर्णन शून्य होगा क्योंकि एक समावयवी के द्वारा वाम दिशा में उत्पन्न घूर्णन को दूसरा समावयवी दक्षिण दिशा में घूर्णन द्वारा निरस्त कर देगा। इस प्रकार के मिश्रण को रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। प्रतिबिंब रूप के रेसिमिक मिश्रण में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। धारण। यदि किसी ध्रुवण घूर्णक में अभिक्रिया के दौरान तथा बाद में त्रिविम केंद्र से आबंधित कोई बंध नहीं टूटता है तो ऐसी अभिक्रिया को विन्यास के धारण के साथ संपन्न होना कहते हैं। प्रतिलोमन, धारण तथा रेसिमीकरण। एक असम्मित कार्बन परमाणु पर किसी अभिक्रिया के 3 प्रकार के परिणाम प्रतिलोमन, धारण तथा रेसिमीकरण होते हैं। विलोपन अभिक्रिया। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलोएल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप एल्किल हैलाइड्स में से बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है और एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। सेज़जेफ नियम। विलोपन अभिक्रियाओं में अक्सर एल्काइलेटेड एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में सामने आती है। एल्काइलेटेड एल्कीन की स्थिरता इसकी कम ऊर्जा के कारण संभव हो पाती है। एल्किल वर्ग के
हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के कारण उत्पाद की ऊर्जा कम करने में मदद मिलती है। धातुओं से अभिक्रिया। हैलोएल्केन धातुओं से अभिक्रिया कर संबंधित कार्बधात्विक यौगिक का निर्माण करते हैं। हैलोएल्केन की निर्जल ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिन्हें ग्रीनयार अभिक्रिया कहते हैं। वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में दो एल्किल हैलाइड परमाणु सोडियम धातु से निर्जल ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक नया कार्बन कार्बन आबंध बनाते हैं और इस प्रकार एक सममित एल्केन का जन्म होता है। हैलोएरीन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन। नाभिक रागी प्रतिस्थापन के लिए एरिल हैलाइड बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि अनुनाद प्रभाव। हैलोएरीन में अनुनाद के कारण CX आबंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हैलोएल्केन की तुलना में हैलोएरीन्स में आबंध विदलन अधिक कठोर होता है। इसलिए हैलोएरीन्स नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम अभिक्रियाशील होते हैं। CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। हैलोएल्केन में हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, जबकि हैलोएरीन्स में हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। इसके कारण हैलोएल्केन में आबंध की लंबाई हैलोएरीन की तुलना में अधिक होती है। क्योंकि बड़े आबंध की तुलना में छोटे आबंध को तोड़ना कठिन होता है, इसलिए हैलोएरीन हैलोएल्केन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं। फेनिल धनायन का अस्थायित्व। फेनिल धनायन के अस्थायित्व के कारण हैलोएरीन्स नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम अभिक्रियाशील होते हैं। संभावित प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी के इलेक्ट्रॉन धनी एरीन की ओर जाने की संभावना कम हो जाती है। हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापना। 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय ताप पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड उत्पन्न करती है, जो अम्लीकरण के उपरांत फिनॉल देता है। आर्थो तथा पैरा स्थिति में शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह NO2 के उपस्थित होने पर एरिल हैलाइड की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि निम्न प्रकार है। ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अभिक्रिया कर ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल देता है। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अभिक्रिया कर पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है। मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अभिक्रिया करके मेटा नाइट्रोफिनॉल देता है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हैलोएरीनों में ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि इन स्थितियों में हैलोबेंजीन के अनुनादित संरचनाओं पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक होता है। उदाहरणार्थ, हैलोजिनेशन। जब क्लोरोबेंजीन मिश्रण को क्लोरीन के साथ मिलाकर फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन अल्प उत्पाद एवं 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं। नाइट्रेशन। जब क्लोरोबेंजीन मिश्रण को नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो 1 क्लोरो
2 नाइट्रोबेंजीन अल्प उत्पाद एवं 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं। सल्फोनेशन। जब क्लोरोबेंजीन मिश्रण को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल अल्प उत्पाद एवं 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। जब क्लोरोबेंजीन मिश्रण को क्लोरोमीथेन के साथ मिलाकर उसमें निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड के कुछ टुकड़े डालते हैं तो ये अभिक्रिया करके 1 क्लोरो 2 मिथेल बेंजीन अल्प उत्पाद एवं 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में उत्पन्न करता है। जब क्लोरोबेंजीन मिश्रण को एसीटाइल क्लोराइड के साथ मिलाकर उसमें निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड के कुछ टुकड़े डालते हैं तो यह अभिक्रिया करके 2 क्लोरो एसीटोफिनोन अल्प उत्पाद एवं 4 क्लोरो एसीटोफिनोन मुख्य उत्पाद के रूप में उत्पन्न करता है। धातुओं के साथ अभिक्रिया। वुर्त्ज फिटिंग अभिक्रिया। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने की वुर्त्ज अभिक्रिया का एक संशोधित रूप है। ब्रोमोबेंजीन के मिश्रण में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम ब्रोमोमीथेन डालने से टॉलीन एवं सोडियम ब्रोमाइड बनता है। फिटिंग अभिक्रिया। इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलोएरीन को धात्विक सोडियम से अभिक्रिया की जाती है ताकि डाइफिनाइल प्राप्त किया जा सके। सोडियम को क्लोरोबेंजीन मिश्रण में मिलाकर तत्पश्चात शुष्क ईथर के साथ अभिक्रिया करवाने से डाइफिनाइल एवं सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए हम जानें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। पॉलीहेलोजन यौगिक। एक से अधिक हेलोजन परमाणु युक्त यौगिक पॉलीहेलोजन यौगिक कहलाते हैं। डाइक्लोरोमीथेन या मेथिलीन क्लोराइड। अधिक वाष्पशीलता एवं कम ज्वलनशीलता के कारण इसका उपयोग विलायक, प्राणोदक तथा धातु की सफाई एवं फिनिशिंग विलायक के रूप में किया जाता है। मेथिलीन क्लोराइड को सूंघने से श्रवण एवं दृश्य क्षमता तथा चलने फिरने में आंशिक क्षीणता आती है। ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफार्म। ये एक रंगहीन एवं मीठी गंध वाला द्रव है। इसका उपयोग वसा, वैक्स, रबड़, रेजिन, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग क्लोरीटोन एवं क्लोरोपिक्रिन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्राथमिक अमीन, आयोडाइड एवं ब्रोमाइड की जांच में किया जाता है। इसका उपयोग एक निश्चेतक के रूप में भी किया जा सकता है, परंतु इसके विषैले प्रभावों को देखते हुए आजकल इसका ये उपयोग नहीं किया जाता है। क्लोरोफार्म को दीर्घकाल तक सूंघने से मनुष्यों का यकृत, हेपेटाइटिस एवं पीलिया रोग के रूप में खराब प्रभाव डालता है। इसका कुप्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अवसाद एवं चिड़चिड़ेपन के रूप में सामने आता है। ट्राइआयोडोमीथेन यानी आयोडोफार्म। ये एक पीला ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक 119 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उपयोग एक पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है क्योंकि ये आयोडीन मुक्त करता है, परंतु इसकी अरुचिकर गंध के कारण इसका स्थान अन्य दवाइयों ने ले लिया है। टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका उपयोग प्रशीतक बनाने, एरोसोल केन के लिए प्रणोदक के उत्पादन में तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को संश्लेषित करने में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशमक बनाने में तथा अनाज में कीड़ों को मारने के लिए फ्यूमिगेंट के रूप में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को सूंघने से
मनुष्यों में यकृत कैंसर हो सकता है। ये तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करके मृत्यु का कारण बन सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड वायु में निर्मुक्त होने पर ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाती है और ओजोन परत को विरल बना देती है। ओजोन परत के विरलीकरण से मनुष्यों का पराबैंगनी किरणों से उद्भासन बढ़ जाता है, जिससे त्वचा का कैंसर, आंखों की जलन एवं प्रतिरक्षा प्रणाली में विदारण हो सकता है। फ्रेऑन मीथेन एवं एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न संयुक्त रूप से फ्रेऑन कहलाते हैं। CCl2F2, CCl3F इन व्युत्पन्नों के उदाहरण हैं। ये व्युत्पन्न गैर ज्वलनशील, रंगहीन, निरावेशी, कम क्वथनांक एवं 550 डिग्री सेल्सियस तक स्थायी होते हैं। CCl2F2, जिसे फ्रेऑन 12 के नाम से जाना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण फ्रेऑन है। फ्रेऑन 12 का उत्पादन कार्बन टेट्राक्लोराइड की एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से होता है। एक टेट्राक्लोराइड मिश्रण में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कुछ एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड मिलाएं। फ्रेऑन 12 एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के टुकड़ों के साथ उत्पन्न होगा। PP- डाइक्लोराइड डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये जल में अविलय सफेद पाउडर है जो वसा में विलय होता है। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इसके अत्यधिक स्थायी होने के कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। ये जैव निम्नीकरण अयोग्य पदार्थ है। वसा या लिपिड में DDT की विलयता के कारण समस्या और जटिल हो गई है। जैसे कि कोई जानवर DDT का थोड़ा सा भाग भी ग्रहण कर लेता है। ये शरीर में संग्रहित और एकत्रित होकर पशु में कुप्रभावों को जन्म देता है। क्या आप जानते हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रेऑन का उत्पादन प्रारंभिक प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाली विषैली गैसों जैसे कि अमोनिया, क्लोरोमेथेन एवं सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए हुआ था। क्लोरोफॉर्म को पेनिसिलिन के बनाने एवं शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या परमाणुओं का समूह एक नाभिकरागी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाने पर ये इसे घूर्णित कर देते हैं। ऐसे यौगिकों को ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अधिरोपित नहीं होती कायरल कहलाती है तथा इस गुण को कायरलता कहते हैं। वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर प्रत्यारोपित हो जाती हैं एकायरल कहलाती हैं। नाभिकरागी प्रतिस्थापन के लिए एरॉयल हैलाइड अनुनाद प्रभाव CX आवंत में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर तथा फेनिलथनाइन के अस्थायित्व के कारण बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक पॉलीहैलोजन यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइआयोडोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, फ्रेऑन एवं डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरोएथेन।